Size: the mouth is of average size with close cut moustache and a short beard and whiskers. The ears resemble double shells with a hole in the middle. The hair is parted in the middle and a plain woven frill is passed round the head. An armlet is worn on the right hand and holes around the neck suggest a necklace. जैसे कि हम स्टोन स्टैचू के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आधे धड़ वाला आदमी है जिसने शॉल ओढ़ी है, उसके बारे में हम आगे और पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने इसके अंदर बताया है कि आकार, मुंह बंद, कंठ, मूंछ और छोटी दाढ़ी और मूंछ के साथ औसत आकार का है और कान मध्य में एक छेद के साथ डबल गोले के समान होते हैं और बालों को बीच से जुदा किया हुआ है, यानी कि बीच की मांग निकाली गई है और एक सादे बुने हुए शौचालय को सिर के पास से गुजारा जाता है। दाहिने हाथ पर एक कवच पहना जाता है और गले के चारों ओर छेद एक हार का सुझाव है, यानी कि उन्होंने गले के अंदर एक हार पहना हुआ है जो कि इसके अंदर सर्किल सर्किल डॉट्स दिए गए हैं। ब्रोंज कास्टिंग: द आर्ट ऑफ ब्रोंज कास्टिंग was practiced on a wide scale by the Harappa. Their bronze statues were made using the loess wax technique, in which the wax figures were first covered with a coating of clay and allowed to dry. Then the wax was heated and the molten wax was drained out. Thought a teeny hole made in the clay cover. The hollow mold thus created was filled with molten metal, which took the original shape of the object. When the metal cooled, the clay cover was completely removed. In bronze, we find human as well as animal figures. The best example of the former being the statues of girl popularly titled Dancing Girl. Amongst animal figures in bronze, the buffalo with its uplifted head, back, and sweeping horns, and the goat are of artistic merit. Bronze casting was popular at all the major centers of the Indus Valley civilization. The copper dog and bird of Lothal and the bronze figure of a bull from Kalibanga are in no way inferior to the human figure of copper and bronze. From Harappa and Mohenjo-daro, metal casting appears to be a continued tradition. The late Harappa and Chalcolithic sites like Bhimbabad in Maharashtra yielded excellent example of metal cast. अब हम ब्रोंज कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रोंज कास्टिंग होता क्या है। कांस्य कास्टिंग की कला का
व्यापक रूप से हड़प्पा वासियों द्वारा अभ्यास किया गया था। उनकी कांस्य प्रतिमाओं को खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जिसमें मोम की आकृतियों को पहले मिट्टी के लेप से ढका जाता था और सूखने दिया जाता था। फिर मोम को गर्म किया गया और पिघले हुए मोम को मिट्टी के आवरण में बने एक छोटे से छेद से निकाला गया। इस प्रकार बनाया गया खोखला साँचा पिघले हुए धातु से भरा होता था, जो वस्तु का मूल आकार लेता था। एक बार धातु ठंडा होने के बाद मिट्टी का आवरण पूरी तरह से हटा दिया जाता था, यानी कि उस मिट्टी को वहाँ से हटा दिया जाता था। कांस्य में हम इंसानों के साथ जानवरों की आकृतियाँ भी देखने को मिली हैं, और पूर्व का सबसे अच्छा उदाहरण डांसिंग गर्ल, यानी कि जो आप डांसिंग गर्ल की मूर्ति देख रहे हैं वो है। नाम एक लड़की की मूर्ति है जो आपको इस फोटो में दिखाई गई है। कांस्य में जानवरों की आकृतियाँ में उसके उत्थान वाले सिर के पीछे और व्यापक सिंह और बकरी कलात्मक दलित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में कांस्य कास्टिंग लोकप्रिय थी। तांबे और कुत्ते और लोथल के पक्षी और कालीबंगन के एक बैल की कांस्य आकृति किसी भी तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तांबे और कांस्य की मानव आकृतियों से हीन नहीं है। धातु ढलाई एक सतत परंपरा प्रतीत होती है, और सर्वज्ञ हड़प्पा और महाराष्ट्र के दायमाबाद जैसे चालुक्योथिक स्थलों में धातु कास्ट के उत्कीर्ण उदाहरण दिए गए हैं। यानी कि जो आपने यहाँ पे मूर्ति देखी है, इस मूर्ति के बारे में इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है कि इन्होंने किस तरह से मूर्ति बनाई है। यानी कि इन्होंने पहले मट्टी ली, मट्टी का एक ढांचा बनाया, फिर उसमें एक सुराग किया, उस सुराग में फिर मोम को पिघलाया, मोम को पिघला के उस सुराग में डाला गया, और जो उन्होंने आगे इस तरह से मैटर यूज़ किए हैं कि आगे और क्या क्या किया गया वो आपको सारा इस पैराग्राफ में बता दिया है।